Migraine is a neurological disorder characterized by recurrent attacks of severe headache, usually on one side of the head. Nausea and vomiting can also occur. अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की तो माइग्रेन एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी कि माइग्रेन हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक बीमारी होता है जिस दौरान पेशेंट को काफी सीवियर हेडेक बार बार होने लगता है और ये हेडेक सिर के किसी एक साइड में ही काफी जोर से होता है। हेडेक के साथ साथ पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग भी होने लगता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट माइग्रेन। The exact cause of migraine is not fully known, but it involves a combination of genetic, neurological, and vascular factors. A family history increases the risk of migraine. Imbalances in the brain chemicals like serotonin and overactive nerves can trigger migraines, and a temporary changes in blood vessel in the brain may contribute to the headache. During a migraine, trigeminal nerves become activated and release inflammatory chemicals such as serotonin and CGRP, which cause dilation of blood vessel and inflammation in the meninges. This leads to the severe headache along with nausea and vomiting. माइग्रेन किस वजह से होता है इसका एग्जैक्ट कॉज तो आज तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन के पीछे तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है माइग्रेन की, अगर पेशेंट के मम्मी पापा या पेशेंट के ग्रैंड पेरेंट्स को माइग्रेन रह चुका है तो काफी चांसेस होते हैं कि पेशेंट को भी माइग्रेन हो जाएगा। दूसरा मेन कॉज होता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर केमिकल जैसे कि सीरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाता है या फिर अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई नर्व्स काफी ओवर एक्टिव रहते हैं तो इन दोनों की वजह से भी पेशेंट को माइग्रेन हो जाता है। तीसरा मेन कॉज होता है वेस्कुलर फैक्टर्स। अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो इस ब्लड वेसल के अंदर जो चेंजेस आएंगे इसकी वजह से भी पेशेंट को माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। जब किसी पेशेंट को माइग्रेन होता है तो माइग्रेन के दौरान पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो ट्राइजेमिनल नर्व्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और जब ये ट्राइजेमिनल नर्व्स एक्टिवेट होंगे तो ये ट्राइजेमिनल नर्व्स ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेटरी केमिकल जैसे कि सीरोटोनिन एंड CGRP को रिलीज करते हैं और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं। जैसे ही ब्रेन के अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होंगे वैसे ही ब्रेन का जो मेनिंजेस है यानी कि ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है और इसी इन्फ्लामेशन एंड सूजन से पेशेंट को काफी ज्यादा सीवियर पेन होता है, काफी ज्यादा सीवियर हेडेक होने लगता है और हेडेक के साथ साथ माइग्रेन वाले पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइग्रेन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि माइग्रेन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। The main symptom of migraine is a severe headache, usually on one side of the head. The patient may also experience nausea and vomiting. Some patients may have sensitivity to light and sensitivity to sound. In some cases, patient may experience visual disturbances known as aura, such as flashing lights or blurred vision before the onset of pain. Patient also experience dizziness and weakness. All these symptoms become worse with physical activity or movement. जिन पेशेंट को माइग्रेन होता है इन पेशेंट में कॉमन सिम्टम होता है सीवियर हेडेक, यानी कि जितने भी माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं इनमें सीवियर हेडेक कॉमन होता है और ये हेडेक सिर के किसी एक साइड में काफी जोर से होने लगता है। हेडेक के साथ साथ पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ माइग्रेन वाले पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लाइट से काफी ज्यादा सेंसिटिविटी होता है, यानी कि ऐसे पेशेंट स्ट्रॉन्ग लाइट को झेल नहीं पाते हैं जिनको हम फोटोफोबिया भी बोलते हैं।
कुछ माइग्रेन वाले पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको साउंड से भी सेंसिटिविटी होता है, यानी कि जो लाउड नॉइस होता है उससे काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होता है, जिनको हम फोनोफोबिया भी बोलते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको विजुअल डिस्टरबेंसेस भी होना चालू हो जाते हैं, यानी कि सर दर्द के तुरंत पहले पेशेंट को विजन के अंदर फ्लैशिंग लाइट्स या फिर उनका विजन ब्लड हो जाता है, ऐसा कुछ उन्हें दिखाई देता है, जिनको हम ऑरा भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को डिजीनेस एंड वीकनेस भी होने लगता है। जितने भी सिम्टम्स अभी तक हमने देखे, ये सब के सब सिम्टम्स फिजिकल एक्टिविटी या फिर फिजिकल मूवमेंट के साथ और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं और ज़्यादा बेकार हो सकते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइग्रेन, तो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि बिना किसी मेडिसिन के माइग्रेन को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। मेंटेन अ रेगुलर स्लीप शेड्यूल एंड अवॉइड स्लीप डेप्रिवेशन। जिन पेशेंट को माइग्रेन डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपना स्लीप शेड्यूल काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए और स्लीप डेप्रिवेशन को अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट ने अपना स्लीप साइकिल अच्छा नहीं किया या फिर रात भर अगर पेशेंट जागते रहे, तो ऐसे पेशेंट का माइग्रेन और ज्यादा वर्स हो सकता है। आइडेंटिफाई एंड अवॉइड सर्टन फूड्स दैट कैन ट्रिगर माइग्रेन। माइग्रेन वाले पेशेंट को ऐसे खाने से दूर रहना चाहिए जिनसे उनका माइग्रेन काफी ज्यादा वर्स हो जाता है। अवॉइड स्ट्रेस एंड प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेस। जिन पेशेंट को माइग्रेन है, ऐसे पेशेंट को स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए और स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए माइग्रेन वाले पेशेंट योगा, मेडिटेशन या फिर डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। मेंटेन हाइड्रेशन एंड अ बैलेंस डाइट। जिस पेशेंट को माइग्रेन है, ऐसे पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को पानी भरपूर पीना चाहिए और अपने डाइट को भी बैलेंस रखना चाहिए। मैनेज बॉडी वेट एज इंक्रीज इन दी बॉडी वेट कैन ट्रिगर माइग्रेन। जिन पेशेंट को माइग्रेन है, ऐसे पेशेंट को अपना बॉडी वेट अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट का बॉडी वेट बढ़ जाता है तो पेशेंट को माइग्रेन के अटैक्स भी बार बार आना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेडिसिन का यूज करके माइग्रेन डिजीज को किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एनाल्जेसिक्स एंड एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इसके एग्जांपल है पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन एंड एस्पिरिन। ये ड्रग का इस्तेमाल ज्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दूसरा है ट्रिप्टेन्स, जिसको हम 5-HT1 रिसेप्टर अगोनिस्ट भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है सुमाट्रिप्टिन एंड रिजाट्रिप्टिन। ये ड्रग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये ड्रग्स का इस्तेमाल अक्यूट माइग्रेन अटैक्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अर्गोट अल्कोलॉइड्स। इसके एग्जांपल है अर्गोटामाइन एंड डायहाइड्रो अर्गोटामाइन। ये ड्रग का भी इस्तेमाल ज्यादातर माइग्रेन डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। लास्ट है एंटी एमेटिक्स। इसके एग्जांपल है मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। ये ड्रग का इस्तेमाल ज्यादातर माइग्रेन वाले पेशेंट के अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।